आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, मोटिवेशन मिल रही है। अपनी कहानी को हमने पिछले मोड़ पे जो छोड़ा था, इस दफा वहीं से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिल्म का हीरो जो है वो एक वक्त में ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पर उसको माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही जगह पे दिखाई दे रहे होंगे। वो याद है मेरी पिछली वीडियो में ट्रेन वाला? ऐसे ही। तो चले चल के देखते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, देखने के बाद आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। जब दरवाजा खुला तो सामने रोमली खड़ा। रोमली बुढ़ा हो चुका था। एमिलिया ने उससे पूछा, हमें यहाँ आने में कितना वक्त लग गया? रोमली ने कहा, पूरे 23 साल। ये सुन के कूपर और एमिलिया के रोंगटे खड़े हो गए। यानी मिलर के प्लानिट पे उनकी सोच के हिसाब से वक्त बहुत ज्यादा स्लो गुजर रहा था। यानी उन्होंने वहां कुछ मिनट ही गुजारे थे और बाहर 23 साल बीत गए थे। ऊपर ने जल्दी से सारे मैसेज जो आए थे इन 23 सालों में वो प्ले करने शुरू करे, एक के बाद एक। उसने देखा कि उसके बच्चे मर्क और टॉम अब बड़े हो चुके थे, लगभग कूपर की उम्र के ही लग रहे थे। टॉम की शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था। उनको देख के कूपर फूट फूट के रो पड़ा। उसे खुशी थी कि उनके बच्चे जिंदा हैं, मगर अफसोस इस बात का था कि उनके बच्चों की सुनहरी दौर में वो उनके साथ नहीं था। इसी के साथ कहानी जो है वो जमीन की तरफ मुड़ती है। मर्फ नासा की अब बेहतरीन साइंटिस्ट बन चुकी थी और प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम करती थी, लेकिन उसके दिल में अपने वालिद के लिए अब भी वही नाराजगी थी। उसे लगता था कूपर ने वापस आने का अपना वादा तोड़ दिया है। प्रोफेसर ब्रांड अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब भी वो ग्रेविटी की उस इक्वेशन को रिजॉल्व करने पे लगे हुए थे। इसका मतलब बहुत साफ था कि प्लान ए अभी भी अधूरा था। उनके पास वो टेक्निक नहीं थी कि जो जमीन के लोगों को उठा के एक दूसरे सैयारे तक पहुंचा सके। मर्क भी सालों से इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसको सिर्फ नाकामी ही मिल पाई थी। दूसरी तरफ कूपर, अमीलिया और रोमरी बहुत ही मायूस बैठे थे, क्योंकि मिलर्स प्लानिट पे जाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, दो प्लानिट में जाने के लिए, डॉक्टर मैन का प्लानिट और एडमिन का प्लानिट। लेकिन मुसीबत यह थी कि उनके पास ईंधन बहुत ही कम था। वो दोनों में से सिर्फ एक ही प्लानिट पे जा सकते थे। अब सवाल यह था कि कौन सा प्लानिट को चुना जाए। एमिलिया कहती थी एडमंड के प्लानिट पे चला जाए। उसने दलील दी कि वहां पे जिंदगी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन कूपर ने उसकी आंखों में देख लिया, ये फैसला साइंस पे नहीं, सिर्फ जज्बात पे था, क्योंकि आपको पहले भी बताया वो उसका बॉयफ्रेंड था। कूपर को डर था कहीं एमिलिया का प्यार उसे गलत फैसला लेने पे मजबूर ना कर दे। उसे अब और रिस्क नहीं लेना था, तो उसने लॉजिक का साथ दिया। उसने कहा कि डॉक्टर मैन इस मिशन के लीडर थे और वो सबसे बेहतरीन और ईमानदार एस्ट्रोनॉट माने जाते। और सबसे बड़ी बात कि उस प्लेनेट से अब भी सिग्नल आ रहे हैं। अमेलिया की जो जज्बात को एक तरफ रखते हुए कूपर ने फैसला किया, इंसानियत को बचाने के लिए इमोशंस की नहीं, फैक्ट की जरूरत है। तो फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, तो वो डॉक्टर मैन के प्लानिट पर तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जमीन पर डॉक्टर ब्रायन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मरने से पहले उन्होंने मर्क को अपने पास बुलाया और एक भयानक सच बताया जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था। उन्होंने कहा, मर्क मुझे माफ करना, प्लान ए एक झूठ था। मुझे परसों पहले ही पता चल गया था कि ये इक्वेशन कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो हम इस जमीन के लोगों को नहीं बचा सकते। मेरा असली प्लान शुरू से ही प्लान बी था, यानी धरती के लोगों को उनके हाल पे छोड़कर नई दुनिया में इंसानियत की नई शुरुआत की जाए। ये सुन के मर्क के पैरों तले की जमीन निकल गई और उसने रोते हुए पूछा, क्या मेरे डैड इस बात को जानते थे? क्या वो जानबूझ के हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए? लेकिन जवाब देने से पहले ब्रांड की सांसें थम गई। वो मर्क को इस गलतफहमी में छोड़ गए कि उसके वालिद भी इस साजिश में शामिल थे। इस अधूरे सच ने मर्क के दिल में अपने वालिद की नफरत को और गहरा। उधर दूसरी तरफ कूपर की टीम मैंस प्लानिट पर पहुंच गई। उन्होंने इंड्योरेंस को ऑर्बिट में छोड़ा और रेंजर शिप लेके सतह पे उतर गए। वो एक जमी हुई दुनिया थी, इतनी ठंड कि आसमान के बादल भी हवा में फ्रीज हो गए थे।
लैंडिंग के बाद उन्हें एक पहाड़ पे अमेरिकन फ्लैग और एक हैबिटेट मिला। वहां उन्हें डॉक्टर मन का कायरो चैम्बर दिखा, जिस चैम्बर में वो 10 साल से सो रहे थे। एमेलिया ने उन्हें जगाया। जागते ही वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगे। बरसों के जानलेवा सन्नाटे के बाद अपने सामने जिंदा इंसानों को देख के उन्हें अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा था। कूपर ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें पूछा कि डॉक्टर, क्या इस प्लैनेट के ऊपर जीवन पनप सकता है? तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि हाँ, इस प्लैनेट पे इंसानी बस्ती को बसाया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि वो लोग इस वक्त जहाँ पे लैंड हुए हैं वो प्लैनेट की सबसे ऊंची जगह है। वहाँ की हवा में अमोनिया है, इसलिए सांस लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन पहाड़ के नीचे सरफेस पे हवा साफ है, ग्रेविटी भी जो है जमीन के जैसी है, और वहां पे जीवन जो है वो पनप सकता है। ये सुनकर कूपर, अमीलिया और रोमली खुशी से झूम उठे। लेकिन उनकी खुशी जो है वो आरजी थी। उसी वक्त रोबोट ने बताया कि दुनिया से उनके लिए एक मैसेज आया है। स्क्रीन पर मर्फ थी। उसने मेलिया को ये बुरी खबर सुनाई कि उसके वालिद जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगले ही पल मर्फ का दुख जो है भयानक गुस्से में तब्दील हो गया। उसने अपने बाप से पूछा कि डैड, क्या आप जानते थे कि प्लान ए सिर्फ ढोंग था? क्या आप जानबूझ के दुनिया में हमें मरने के लिए छोड़ गए थे? मर्फ के इस सवालों ने कूपर को सदमे में डाल दिया। अमेलिया भी मायूस हो गई, क्योंकि उसके वालिद ने उसे भी ये सच्चाई नहीं बताई थी। क्योंकि वो अभी भी इस उम्मीद में जी रही थी कि उसके वालिद जो है दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को बचा लेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर मन ने एक ऐसा सच बोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि प्रोफेसर ने तो ये सालों पहले ही मान लिया था कि उस इक्वेशन को सॉल्व करना नामुमकिन है। वो जानते थे कि प्लान ए झूठ है, और ये बातें मुझे भी पता थी, इसीलिए तो हम यहाँ आए थे। इंसानियत को बचाने नहीं, बल्कि उसे एक नए सिरे से शुरू करना। अमेलिया ने पूछा, मेरे वालिद तो 40 सालों से उस इक्वेशन पे काम कर रहे थे, वो इक्वेशन गलत कैसे हो सकती है? इसमें मैन ने उन्हें समझाया कि ब्रेन की इक्वेशन जो है वो गलत नहीं थी, बल्कि अधूरी थी। हमने अभी तक ग्रेविटी को सिर्फ अधूरा ही समझा है। हमारे पास ग्रेविटी के कवानीन हैं, लेकिन वो ज्यादातर बड़ी चीजों पे ही लागू होते हैं, जैसे सैयारे और सितारे। लेकिन जब उन्हीं कवानीन को हम एटम और उससे छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई करते हैं तो हमारी समझ वहीं आके टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि क्वांटम दुनिया में ग्रेविटी मौजूद नहीं है। तो मुश्किल ये है कि ये समझना कि इतनी छोटी चीजों पे ग्रेविटी कैसे काम करती है। ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। इसी वजह से क्वांटम दुनिया हमें इतनी पुरस्कार और अजीबोगरीब लगती है। आसान ज़बान में कहें तो हम ग्रेविटी को उस वक्त समझ सकते हैं कि ग्रेविटी बड़ी और छोटी चीज़ों पे एक से एक जैसा जो है वो काम करे। और ऐसा ही होता है ब्लैक होल के अंदर। दरअसल ब्लैक होल कोई बहुत ही बड़े सितारे को के मरने के टाइम अपने ही अंदर गिरने से बनता है। उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसको अपने अंदर की तरफ कुचल देती है। वो पूरा तारा अपने अंदर ही ढह के एक बहुत छोटी सी जगह में सिमट जाता है। अब सोचिए कि वो पूरा का पूरा बड़ा सितारा जिसका अरबों टन वजन था, वो बिल्कुल सुई की नोक के जितना या उससे भी छोटी जगह में सिमट गया। उसी छोटे से पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। वो पॉइंट छोटा भी है और भारी भी है। उसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि रोशनी भी उससे बच नहीं सकती। ब्रैंड को पता था सिंगुलैरिटी के अंदर ही ग्रेविटी का असल राज छुपा हुआ है। उसके अंदर वो क्वांटम ग्रेविटी डेटा मौजूद है, जिससे ग्रेविटी की जो मुश्किल है वो सुलझ सकती है। लेकिन मुसीबत यह है कि ब्लैक होल के अंदर जाना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इस कदर ज्यादा होती है कि एक ही पल में किसी का भी कचूमर बन सकता है। प्रोफेसर ब्रैंड ने तो हार मान ली थी, लेकिन कूपर अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़कर यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो वापस अर्थ जाएगा। अमीला और रोमरी के लिए धरती पर अब कोई भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले रोमली ने कॉपर को एक उम्मीद दी। उसने कहा, पिछले 23 सालों में मैंने इस बड़े ब्लैक होल गारगेंचुआ को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है। रोमिली ने समझाया कि गारगेंचुआ कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक जेंटल सिंगुलैरिटी है। इसका मतलब यह था कि ग्रेविटी एकदम से जो है चीजों को कुचलती नहीं है। अगर कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से इसके अंदर जाए तो वो बगैर तबाह हुए सीधे सिंगुलैरिटी तक पहुंच सकती है।
रोमिली ने कहा कि कूपर तुम टेरिस को अपने साथ ले जाओ, जो कि रोबोट है, और उसे ब्लैक होल में गिरने देना। वो एक मशीन है, अगर वो सिंगुलैरिटी तक पहुंच गया तो वो उस क्वांटम डेटा को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकता है। अगर हमें वो डेटा मिल गया तो हम इस जमीन के लोगों को बचा सकते हैं। कूपर इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जाने से पहले वो तसल्ली करना चाहता था कि डॉक्टर मैन का ये प्लानिट सच में इंसानों के रहने के काबिल है। वो डॉक्टर मन के साथ सतह की तरफ जाने लगा। मन ने बताया था कि सतह पे हवा सांस लेने के काबिल है, मगर तभी एक सुनसान रास्ते पे पहुंच के डॉक्टर मन ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अचानक कूपर पे हमला कर दिया और उसके हेलमेट का वाइजर तोड़ दिया। बाहर की जहरीली हवा तेज से कूपर के हेलमेट के अंदर घुसने लगी और उसका दम घुटने लगा। दरअसल दुनिया जिसको हीरो समझती थी डॉक्टर मन, वो असल में एक बुजदिल था। उस प्लेनेट पे जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। मन ने सिर्फ जान बचाने के लिए वो झूठे सिग्नल भेजता था, ताकि कोई उन्हें रेस्क्यू करने आए और वो उनकी शिप चुरा के यहाँ से निकल जाए। अब कूपर चूंकि शिप लेके वापस जाने वाला था, इसलिए मन ने कूपर और उसके साथियों को मार के एंड्योरेंस पे पहुंचने का प्लान बनाया। उसने अपने हेबिटेट में लगाया हुआ था, जहां इस वक्त रोमिली काम कर रहा था। अचानक एक ब्लास्ट हुआ और रोमिली की मौके पे ही मौत हो गई। खुशकिस्मती से एमेलिया उस वक्त बाहर काम कर रही थी। उस धमाके को देखते ही अमेलिया को खतरे का एहसास हो गया। वो तेजी से लैंडर शिप लेके कूपर की लोकेशन की तरफ भागी। कूपर की सांसें बस थमने ही वाली थी कि ऐन मौके पे अमेलिया वहां पहुंच गई। तब तक मैन वो शिप लेके एंड्योरेंस तक पहुंच चुका था। अंदर घुसने के लिए वो अपने शिप को एंड्योरेंस से एयरलॉक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एंड्योरेंस की नई टेक्निक से वाकिफ नहीं था। दोनों का लॉक नहीं हो पाया, लेकिन जिद में आके मन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर की हवा और बाहर के वैक्यूम की टक्कर से एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस भयानक धमाके ने डॉक्टर मन के चिथड़े उड़ा दिए और उसका शिप आग के गोले में बदलकर स्पेस में बिखर गया। कूपर ने जैसे तैसे एंड्योरेंस शिप को संभाला, एमिलिया और टेरिस के साथ वापस शिप पे आ गया। शिप को बचाने की कोशिश में उन्होंने इतना फ्यूल खो दिया था कि अब वो अर्थ पे वापस नहीं लौट सकते। कूपर ने अब उस आखिरी प्लैनेट यानी एडमंड के प्लैनेट पे जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले वो टेरिस को ब्लैक होल में भेजने वाले थे, ताकि वो वहां से क्वांटम डेटा उन तक पहुंचा सके। इस तरह एक नए प्लान के तहत वो ब्लैक होल के करीब आ गए। उन्होंने पहले टेरिस को ब्लैक होल में भेज दिया। अब उन्हें ग्रेविटी को इस्तेमाल करके अपने शिप को एडमिन की तरफ मोड़ना था, एडमिन के प्लानिट की तरफ मोड़ना था। लेकिन अभी एक मुसीबत और थी। एडमिन प्लानिट की तरफ जाने के लिए उन्हें शिप का वजन कम करना था, मतलब दो में से किसी एक को बाहर निकलना था। कूपर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अमेलिया को बताए बगैर अपना पॉड मेन शिप से अलग कर दिया। अमेलिया को जिंदगी देने के लिए उसने खुद को गारगेंचुआ के अंधेरे के हवाले कर दिया। कूपर का शिप गारगेंचुआ की गहराई में गिरने लगी। जैसे जैसे वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा था, तो ग्रेविटी की वजह से उसका शिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो रहा था। जल्द ही सारे सिस्टम फेल हो गए, जिसकी वजह से बाहर वो एमेलिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था। शिप फटने से पहले कूपर ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया और उसका शिप एक धमाके से फट गया। कूपर स्पेस और टाइम से दूर एक अलग डायमेंशन में गिर गया। जब उसने होश संभाला तो उसने देखा कि वो एक अजीब सी चौकोर स्ट्रक्चर के अंदर है, जो चारों तरफ से बुक शेल्फ से घिरी हुई है। बाहर निकलने की कोशिश में उसने बुक शेल्फ पे जोर जोर से हाथ मारे, जिससे कुछ किताबें नीचे गिरी। तभी उसको वो नजारा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। बुक शेल्फ की दूसरी तरफ से उसकी अपनी नन्ही मर्क दिखाई दे रही थी, यानी कि कूपर अपने पास्ट में झांक पा रहा था। ये वही पल था जब बुक शेल्फ से किताबें डरने से मर्क डर गई थी। उसे लगता था कि बुक शेल्फ के पीछे कोई भूत है। असल में उसका भूत उसके वालिद कूपर ही थे। कूपर ने चिल्ला चिल्ला के मर्क को पुकारा, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती थी। कूपर को समझ में आया एक जगह एक डेजरेक्ट है, यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जहां वक्त गुजर नहीं रहा था, बल्कि वो एक रास्ते की तरह कूपर के सामने फैला हुआ था। कूपर उस रास्ते पे चल के अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था। कूपर उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने गुजरे हुए पल को देख रहा था। वो पास्ट को सिर्फ देख सकता था, खुद वहां जा नहीं सकता था। तभी उसकी नजर एक खास पल पर पड़ी। ये वही लम्हा था जब कूपर हमेशा के लिए घर छोड़ के अपने मिशन पे जा रहा था और अपनी नाराज बेटी को मनाने आया था। उसके सामने अपना माजी का रूप दिखाई दिया, जो कमरे में खड़ा था।
कूपर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पास्ट को देख के चीखने लगा कि मत जाओ बेवकूफ, अपने बच्चों को छोड़ के मत जाओ। वो पागलों की तरह बुक शेल्फ को पीटने लगा, मगर कूपर की आवाज उसके पास्ट में नहीं जा पा रही थी। हालांकि कूपर के धक्का देने से किताबें दूसरी तरफ गिर रही थी, तो फिर उसने किताबों को एक पैटर्न में गिरा के मर्फ के लिए एक मोर्स कोड छोड़ा। वही मर्फ कोड जो उसकी बेटी ने डिकोड कर लिया था कि स्टे यानी रुक जाओ। पर पास्ट वाले कूपर ने उस पर यकीन नहीं किया था। अब कूपर बेबस था। वो रोने लगा और उसे अपने बच्चों को छोड़ के जाने पे पछतावा होने लगा। इसी दौरान दुनिया में जो मर्फ है, फ्यूचर वाली, वो अपने घर आई। उसने मान लिया था कि वो प्रोफेसर की इक्वेशन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो इस दुनिया के लोगों का मरना तय है। वो आखिरी बार अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने अपने कमरे में आई। कमरे में आके उसे अपनी पुरानी नोटबुक मिली, जिसमें उसने कूपर को कूपर के भेजे हुए मोर्स कोड को डिकोड किया था, जिसमें स्टे लिखा था। मर्फ को सब समझ में आने लगा। उसे समझ में आ गया उसका भूत कोई और नहीं, उसके डैडी थे। मर्फ को पता चल गया कि वो उसके बाप जो है उसको कुछ बताना चाहते थे, तो वो उसका मैसेज जो है वो ढूंढने में, तलाश करने में लग गई। कूपर किताबों के शेल्फ से बैठा था, तभी उसे टार्स की आवाज आई। कूपर चौंक गया। टार्स ने बताया कि ये जगह फ्यूचर के इंसानों ने बनाई है। फ्यूचर के लोग अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं। वो वर्म होल भी मुस्तकबिल के लोगों ने ही बनाया था, जिसकी मदद से कूपर यहाँ तक पहुंच पाया था। कूपर को समझ में आया कि फ्यूचर लोग के ह्यूमन बीइंग ने उसे कोई खास मकसद के तहत यहाँ पे लेके आए। कूपर को मालूम था कि वो पास्ट में अब नहीं जा सकता, लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसके आर पार जा सकता है। अब कूपर को समझ में आ गया था उसका क्या टास्क है। उसे वही करना था जो बचपन में मर्फ के कमरे में देखा था। उसने डेजरेक में धूल भरी आंधी वाले दिन को देखा, और उसने मर्फ के कमरे में पड़ी हुई धूल से बाइनरी कोड की लकीरें बना दी। यही वो कोड था जिसे देख के पास्ट का कूपर और मर्फ जो है वो नासा तक पहुंचे थे, उसके स्पेस स्टेशन तक। कूपर ने आज अपना ही रास्ता खुद बनाया। तभी टाट ने बताया कि उसे वो क्वांटम डेटा मिल चुका है जिससे ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। ये सुन के कूपर को अपनी और टेरिस की मौजूदगी का मकसद साफ पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि फ्यूचर ह्यूमंस ने उन्हें इसीलिए सेलेक्ट किया है कि ये डेटा वो मर्फ तक पहुंचा सके, क्योंकि दुनिया में इस वक्त मर्फ ही थी जो प्रोफेसर की उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती थी। अब सवाल था कि ये मुश्किल क्वांटम डेटा मर्फ तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी शेल्फ पे पड़ी घड़ी पे नजर पड़ी, जो चलते टाइम उसने 10 साल की मर्फ को दी थी। कूपर ने टेरिस से कहा कि सारे क्वांटम डेटा को मॉस में बदलो और मुझे भेजो। टार्स के डेटा भेजते ही कूपर ने ग्रेविटी को इस्तेमाल करके उस घड़ी की जो सेकंड वाली सुई थी उस पर कंट्रोल कर लिया। उस सुई को मोर्स कोड की रिदम में हिलाने लगा। उधर जमीन पे मर्फ की नजर उस घड़ी पे पड़ गई। उसने देखा कि घड़ी की सुई अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो समझ गई कि ये कोई खराबी नहीं, बल्कि उसके वालिद उसे कुछ बताना चाह रहे हैं। उसने मोर्स कोड को डिकोड कर लिया और प्रोफेसर की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर लिया, यानी अब मर्फ धरती के लोगों को बचा सकती थी। उधर कूपर का काम पूरा हो चुका था, तो कूपर एक ही झटके में अपनी दुनिया में लौट गया। वो सैटर्न के पास खुली खला के अंदर बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद एक शिप उसकी तरफ आती दिखाई दी, जिसने उसे रेस्क्यू कर लिया। कुछ देर बाद जब कूपर की आंख खुली तो वो एक बस अस्पताल के एक बिस्तर पे था। कूपर हड़बड़ा के उठा। उसी टाइम डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कूपर, संभल के रहिए, अब आप 124 साल के हो चुके हैं। कूपर हैरान हो गया। वो ब्लैक होल के अंदर चंद घंटे ही गुजार के आया था, लेकिन बाहर की दुनिया में 100 साल गुजर चुके थे। उसने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो पता चला वो जमीन पे नहीं है, कि बल्कि वो नासा के उस अजीम उस शान जो है वो स्टेशन पे है। यानी धरती पे से इंसानों को बचा लिया गया था। वो स्पेस स्टेशन इस वक्त सैटर्न के ऑर्बिट के अंदर मौजूद था। कूपर ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरी बेटी मर्फ जिंदा है? डॉक्टर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ। तो कूपर फौरन अपनी बेटी से मिलने जा पहुंचा। आखिर वो घड़ी आई पहुंची। यहाँ पे नजारा देखने वाला था। बाप अब भी जवान था, जबकि बेटी बूढ़ी हो चुकी थी और हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रही थी। उसके चारों तरफ उसका पूरी फैमिली मेंबर्स खड़े थे, उसके बेटे और बेटों के भी बेटे।
मर्फ ने मुस्कुराते हुए कूपर का हाथ थामा और कहा, मुझे पता था वो भूत आप ही थे डैड, और मुझे यकीन था कि आप जरूर वापस आएंगे क्योंकि आपने वादा किया था। कूपर रोने लगा। वो मर्फ के पास रुकना चाहता था, लेकिन मर्फ, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। मेरी फैमिली मेरे साथ है, आप जाइए एमेलिया ब्रायंट के पास। वो उस अनजान दुनिया में अकेली है। मर्फ की बात मान के कूपर वहां से चला गया। कूपर के साथ उस दिन टार्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। कूपर ने टार्स को साथ लिया और एक शिप के जरिए एमेलिया को ढूंढने निकल पड़ा। उस वक्त एमेलिया एडमिंट प्लानिट पे पहुंच चुकी। वहां एडमिंट तो मर चुका था, लेकिन वो प्लानिट इंसानों के रहने के लायक था। एमिलिया ने नम आंखों से एडमिंट की कब्र बना दी और उस प्लेनेट पे बनी नौ इंसान की नई शुरुआत करने लगी। इसी शानदार मोड़ पे आके ये फिल्म इंटरस्टेलर खत्म होती है। जी तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मूवी? बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी, मजा आया होगा यकीनन। तो आप इसको पूरी मूवी को देखिएगा जरूर। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसको मैं आगे चलाऊंगा, इस सिलसिले को। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी जो है खोलने वाली है, कायनात के ऐसे राज, और एक के बाद एक खुले। और आपको मैं ये बता दूं कि आज तक साइंस जो भी कुछ देख पाई है ना, वो एक एक डेजर्ट के अंदर एक छोटे से सैंड के बराबर भी नहीं। इतनी बड़ी कायनात है, हम उसके बारे में उतना कुछ जानते नहीं। वजह वही है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी मजबूर है 3D के अंदर सोचने के, और हमारी आंखें मजबूर है 3D चीजें देखने के, कान मजबूर है। तो हम इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकलना चाहते, और बनाई नहीं गई असल में हमारी बॉडी इस तरह की कि हम बाहर निकले। लेकिन जो है, अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो हमें ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनका इदराक होना शुरू होता है। ठीक है, फिर मैं अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, और किसी नई वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।